अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं क्या होती हैं? क्या किसी धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी फ्रीडम ऑफ स्पीच है या ऐसा करने वाले को जेल भेजना चाहिए? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से खबरों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह है एक 22 साल की लड़की और उनके द्वारा बनाए गए कुछ वीडियो में जो बयान थे उसके लिए माफी तो मांग ली गई, लेकिन 15 दिन बाद गिरफ्तारी हो गई। वजह थी वीडियो में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी। आप समझ ही गए होंगे कि बात यहां 22 साल की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली की हो रही है। शर्मिष्ठा को 30 मई को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। आज बात करेंगे शर्मिष्ठा के बयान के बारे में और कोर्ट द्वारा उन पर की गई टिप्पणी के बारे में भी। साथ ही बात होगी कि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर क्या बयान दिया है। बात एक और सुनवाई की होगी जिसमें आपको बताएंगे कि कमल हासन और कन्नड़ भाषा से जुड़े विवाद पर कोर्ट ने क्या कहा। इसके अलावा बात करेंगे इंडिया गठबंधन की पार्टियों की मीटिंग की और उस चिट्ठी की भी जो इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी को लिखी है। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं आज का खबर गांव समाचार। सबसे पहले बात शर्मिष्ठा पनोली से जुड़े ताजा अपडेट की। शर्मिष्ठा को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और 1 जून को एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शर्मिष्ठा ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन 3 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को ठुकरा दिया है। जस्टिस पार्था सारथी चटर्जी ने कहा कि आपको बोलने की आजादी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी की भावनाओं को आहत करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई वेकेशन बेंच करेगी, परसों तक कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। शर्मिष्ठा फिलहाल कोलकाता के अलीपुर के विमेन करेक्शनल होम में हैं। 22 साल की शर्मिष्ठा पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। अब ये जान लेते हैं कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई क्यों, उन्होंने कहा क्या था। 14 मई की तारीख थी। ऑपरेशन सिंदूर को करीब 1 हफ्ता बीत चुका था। इसी बीच अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए एक लड़की के 2-3 वीडियो में लड़की कभी हिंदी सिनेमा के एक्टर्स को, कभी पाकिस्तान के यूजर्स को अपशब्द कह रही थी। एक्टर से सवाल पूछ रही थी कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर चुप क्यों रहे। इसी में एक वीडियो और भी था जिसमें कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। 14 मई को सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की मांग होने लगी। AIMIM की राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने एक्स पर पनोली के वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि शर्मिष्ठा ने इस्लाम का अपमान किया है और उनकी टिप्पणी सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देती है। इसके बाद 15 मई को शर्मिष्ठा ने माफी भी मांग ली। उन्होंने लिखा कि मैं बिना शर्त माफी मांगती हूं, मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचार मेरे निजी थे और मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर किसी को चोट पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूं। मैं भविष्य में अपने सार्वजनिक पोस्ट में सावधानी बरतूंगी, मेरी माफी को स्वीकार करें। मामला थोड़ा ठंडा तो हुआ, लेकिन 15 दिन बाद 30 मई को कोलकाता पुलिस गुरुग्राम गई और शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि मामला 15 मई को ही दर्ज हो गया था और 17 मई को अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए गए थे। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें समर्थन करने वाले फ्री शर्मिष्ठा का हैशटैग चला रहे हैं और बोलने की आजादी की दुहाई दे रहे हैं। सवाल कोलकाता पुलिस पर भी उठे कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर गिरफ्तारी किस आधार पर की गई। कोलकाता पुलिस ने सफाई दी और कहा कि शर्मिष्ठा और उनके परिवार को कई बार कानूनी नोटिस देने की कोशिश की गई, लेकिन वे फरार थे। अंततः कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। शर्मिष्ठा पर भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है जिन्हें आपको भी जानना चाहिए। ये धाराएं हैं धारा 196(1)(a) यानी धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य, धारा 352 शांति भंग करने की संभावना वाला जानबूझकर किया गया अपमान और धारा 353(1)(c) सार्वजनिक शरारत को उकसाने वाले बयान देना। यहां सवाल यह भी उठा कि सोशल मीडिया पर धार्मिक आधार पर की गई आलोचना की सजा क्या जेल हो सकती है। बीजेपी के कई नेता शर्मिष्ठा के समर्थन में सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि शर्मिष्ठा ने अपनी गलती स्वीकारी और माफी मांग ली। उन्होंने टीएमसी पर सनातन धर्म का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि जब हमारी आस्था को कुछ कहा जाता है तब आक्रोश कहां था, उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी, उनको तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा ने कुछ अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आजकल ज्यादातर युवा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने अपने बयानों के लिए माफी मांगी और ये काफी होना चाहिए। उन्हें और परेशान करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और वोट बैंक को खुश करने के लिए एक हिंदू महिला को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।
ये आरोप इसलिए भी लगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच एक नाम और सामने आया, वजाहत खान का। वजाहत खान वही शख्स हैं जिन्होंने शर्मिष्ठा पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। खबरों के अनुसार ये वजाहत रशीद जो हैं वो कोलकाता स्थित रशीदी फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो गए खुद के वजाहत के पुराने स्क्रीनशॉट और अब इल्जाम लगे उन्हीं पर। आरोप क्या थे कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर कथित तौर पर उनका अपमान किया, उन पर टिप्पणी की। इसी बीच आया असम के सीएम और बीजेपी नेता हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम, जिन्होंने एक्स पर बताया कि असम पुलिस ने वजाहत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। खबर लिखे जाने तक वजाहत खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल फिर से वही उठा कि क्या ये बोलने की आजादी है या ऐसे बयानों के लिए माफी मांगने के बावजूद पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात कोर्ट की सुनवाई की हुई तो एक और खबर सुनिए। इसके लिए आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के कर्नाटक में। ये सुनवाई थी तमिल एक्टर कमल हासन से जुड़ी हुई, उनके एक बयान से जुड़ी हुई। हुआ यह है कि अपनी आने वाली फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो रिलीज के दौरान कमल हासन ने यह कह दिया कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है। इस बयान पर बवाल हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 जून को सुनवाई करते हुए कमल हासन को समय दिया 2:30 बजे तक का कि वो बताएं कि वो माफी मांगेंगे या नहीं, यानी अपने बयान को लेकर। कमल हासन ने एक बयान जारी तो किया पर उसमें माफी नहीं मांगी। उस बयान में यह लिखा गया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया था, वो तो हर भाषा का सम्मान करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि आप कमल हासन होंगे मगर आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। कमल हासन ने माफी नहीं मांगी। नतीजा यह हुआ कि उनकी फिल्म जो कि 5 जून को रिलीज होने वाली थी वो कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी। कमल हासन ने कहा है कि वो फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स से संपर्क करेंगे। मगर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कमल हासन को लेकर कई अन्य टिप्पणियां भी की हैं। कोर्ट ने कहा कि आप कर्नाटक से करोड़ों कमा सकते हैं, माफी मांग लीजिए, माफी नहीं मांगनी तो रेवेन्यू को छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोर्ट ने यही कहा जो कलकत्ता की हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा के मामले में कहा था कि आपको बोलने की आजादी, किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब देखना यह होगा कि कमल हासन माफी मांगते हैं या ठग लाइफ को कर्नाटक से बाहर रखने पर राजी हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक भाषण दे रहे थे और भाषण में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए यह कह दिया कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र सरेंडर। क्या कहा है राहुल गांधी ने, आप उनके इस बयान में सुनिए। ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इस बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना समेत कई राजनीतिक दल शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मीटिंग के बाद विपक्षी नेताओं ने क्या कहा है, आप वो भी सुन लीजिए। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है। और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। मैं समझता हूं विपक्ष और पक्ष का मामला नहीं है, मामला है अकाउंटेबिलिटी का। एज डेरेक जी सेड, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। 16 विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को और मांग करी है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, जिस सत्र के माध्यम से हम एक और तो देश की फौज के पराक्रम को नमन करें, उनका धन्यवाद करें, और दूसरी ओर ये बात, हम एक एक बात को बिंदुवार रूप से सरकार भी अपना पक्ष रखे। ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद अमेरिका द्वारा घोषित सीज फायर, और उसके बाद दुनिया में जो सारे हमारे दल संसदीय प्रतिनिधिमंडल गए हैं, और ये देखा जाए क्या हम पाकिस्तान को अलग थलग करने में दुनिया में सफल हो पाए हैं, और क्या अगर नहीं कुछ कमियां रही हैं तो कैसे क्या आगे कूटनीति बने, देश एक स्वर में बोले। क्यों अमेरिका बार बार जो घोषणा कर रहा है सीज फायर की और उसको क्लेम को कर रहा है, उसका जो जवाब देश को देना हो तो संसद के माध्यम से जवाब दिया जाए। अब बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी भारत में बाढ़ आने से मच रही तबाही के बारे में। 29 मई से अब तक उत्तर पूर्वी भारत के 6 राज्यों में आई बाढ़ से मची तबाही में अब तक
40 लोगों की मौत होने की खबर है। खबरों के अनुसार असम में 22 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं मणिपुर में 19,811 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला से संपर्क करके हर तरह की मदद करने का आश्वासन भी दिया है। जाते जाते बात करते हैं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बारे में। देश में कोविड-19 के एक्टिव केसेस अब 4,000 के पार हो चुके हैं और अब तक करीब 35 मरीजों की मौत हो गई है। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना यह है कि इस दौरान अस्पतालों पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ने की संभावना कम है। इस समय जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं उनकी वजह जो वेरिएंट हैं वो ये हैं NV.1.8.1 और LF.7। इसके कारण ये केसेस बढ़ रहे हैं। ये जो वेरिएंट्स हैं वो ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट के म्यूटेशन हैं। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है सर्वेश। देखने के लिए शुक्रिया।